नमस्कार दोस्तों, पशु परिचर भर्ती 2024 की लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में हम पशुओं को विभिन्न प्रकार की औषधियों के बारे में जानने वाले हैं कि पशुओं को कौन सी बीमारी के लिए किस प्रकार की औषधियाँ दी जानी चाहिए और कितनी कितनी मात्रा में दी जानी चाहिए, क्या उससे इफेक्ट पड़ने वाला है। ये सारी बातें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो जीवाणु रोधक औषधियों के बारे में बात करेंगे, जिसको एंटीसेप्टिक औषधियाँ भी हम कहते हैं। एंटीसेप्टिक औषधियों का काम जीवाणुओं को रोकना है, यानी कि यदि जानवरों में बैक्टीरिया यदि पनप रहे हैं, जैसे कि जानवरों में यदि कोई घाव हो जाता है, उसमें यदि बैक्टीरिया पनप रहे हैं तो उन बैक्टीरियाओं को रोकने का काम ये दवाइयाँ करती हैं। यानी कि ऐसी दवाइयाँ जो जीवाणु को रोकती हैं उन्हीं को ही हम एंटीसेप्टिक दवाइयाँ कहते हैं। बेसिकली देखा जाए तो इसमें सिर्फ बैक्टीरिया को रोकना ही होता है, उनको नष्ट करना नहीं होता। उनके लिए हम फिर अलग से दवाइयाँ काम लेते हैं, यानी कि ऐसी दवाइयाँ जिनका काम सिर्फ जीवाणुओं को रोकना है उन्हें ही हम एंटीसेप्टिक दवाइयाँ कहते हैं, जिनको हम जीवाणु प्रतिरोधी के नाम से भी जानते हैं। इसके लिए हम जनरली बोरिक एसिड काम में लेते हैं, डिटॉल, लाल दवा, आयोडीन, पोविडीन, आयोडीन, एथिल एल्कोहल। तो ये वही दवाइयाँ हैं जब किसी जानवर के घाव वगैरह हो जाते हैं तो इनके ऊपर हम इनको लगा लेते हैं। जैसे जनरली हम डिटॉल लगाते हैं या फिर लाल दवा लगाते हैं, जिनसे क्या होता है कि उसमें घाव में बैक्टीरिया वगैरह हैं वो मर जाते हैं, उससे आगे वो बैक्टीरिया पनप नहीं पाते हैं। एक स्पेशल बात यह है कि एंटीसेप्टिक को हम शरीर के बाहर ही प्रयोग करते हैं, उसके अंदर नहीं डालते हैं। ये एंटीसेप्टिक औषधियों की विशेषता है। दूसरी जो औषधियाँ आती है जिसको डिसइंफेक्शन के नाम से जाना जाता है या प्रति संक्रामक जिनको कहते हैं, रोगाणु नाशन या जीवाणु नाशक भी इनको कह सकते हैं। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, रोगाणु नाशन यानी रोगाणु को नष्ट करने वाला। पहले वाली जो बीमारी है ये है जीवाणु रोधक, यानी जीवाणु को रोकने का काम कर रही है, मारने का काम नहीं कर रही है, नष्ट करने का काम नहीं कर रही है, उसको रोक रही है, फर्दर पनप नहीं सके, इसके लिए एंटीसेप्टिक दी जाती है। यदि हमको रोगाणु को नष्ट करना है तो उनके लिए हम डिसइंफेक्टेंट काम में लेते हैं, प्रति संक्रामक या रोगाणु नाशक दवाइयां काम में लेते हैं। ये दवाइयां रोगाणुओं को पूर्णतः नष्ट कर देती हैं और इसका उपयोग भी शरीर के बाहर ही किया जाता है। इन दवाइयों में फिनाइल चूना, लाइजोल और कार्बोजिक अम्ल, जिसको फिनॉल के नाम से जाना जाता है, तो ये दवाइयाँ हम काम में लेते हैं। तो ये दोनों दवाइयाँ जिसमें एक तो जीवाणु को रोक रही है और दूसरी जीवाणु को नष्ट कर रही है। अब जो अगली दवाई हम पढ़ेंगे उसमें इन दोनों के ही गुण हैं, यानी कि वो रोकेगी भी प्लस उसको पूर्णतः नष्ट भी करेगी। यानी अगली जो दवाई है उसको कहते हैं एंटीबायोटिक, प्रतिजैविक इसको कहा जाता है। एंटीबायोटिक नाम यानी प्रतिजैविक, ये दोनों ही काम करेगी, जीवाणु रोगाणु की वृद्धियों को भी रोकेगी और उनको नष्ट भी करेगी, दोनों ही काम करेगी। ऐसी दवाइयों के अंतर्गत हम काम में लेते हैं पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोरमफेनिकोल, क्लोरोमाइसिटीन। तो ये वो दवाइयाँ हैं जो जीवाणुओं की वृद्धि को भी रोक रही है, जीवाणु या रोगाणु है इनकी वृद्धि को भी रोक रही है और साथ ही साथ में उनको नष्ट भी कर रही है। और एक स्पेशल बात यह है कि इस दवाई का प्रयोग हम शरीर के भीतर करते हैं, जबकि इससे पहले हमने जो दोनों दवाइयाँ पढ़ी थी एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेड, तो ये दोनों दवाइयाँ हम शरीर से बाहर प्रयुक्त कर रहे थे, जबकि जो एंटीबायोटिक दवाइयाँ हैं ये हम शरीर के अंदर यानी टैबलेट वगैरह के रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं और इसका काम वृद्धि को भी रोकना है और साथ ही साथ उन रोगाणु को नष्ट करना भी है। अगली जो औषधियाँ बात करेंगे वो है रेचक औषधियाँ, जिसको परगेटिव्स कहते हैं। रेचक यानी एक तरह से दस्त कह सकते हैं इसको। जब पशु को कब्ज हो जाती है, यानी कोई उल्टा सुल्टा पशु खा लेता है या आवश्यकता से अधिक खा लेता है, तब पशु को हो जाती है कब्ज। तो
ऐसे समय पर पशुओं को रेचक या विरेचक दवाइयां दी जाती हैं, जिससे क्या होता है कि शरीर की जो सारी गंदगी है वो मल के द्वारा बाहर निकाली जाती है। यानी कि एक प्रकार से ये भी कह सकते हैं कि पशुओं को दस्त होना वो रेचक दवाइयों के कारण से ही होते हैं। यदि पशु को दस्त हो रहे हैं तो शरीर से सारी गंदगी बाहर निकल रही है मल के रूप में। अब इसमें कौन कौन सी दवाइयां काम में लेते हैं? वैसे जनरली हम रेचक को 3 भागों में बांट सकते हैं। एक हल्के रेचक लैक्सेटिव नेचर के होते हैं, दूसरा मृदु रेचक और तीसरा तीव्र रेचक। अब हल्के रेचक में तो जब हल्का कब्ज होता है तब जा करके ही हम इनको काम में लेते हैं, और इनके लिए जनरली हम इसबगोल की भूसी है, हरा चारा है, गंधक है, इसका ही प्रयोग करते हैं। इसके लिए स्पेशल रसायनों का हम प्रयोग नहीं करते। तो जब ये कब यूज करते हैं? जब उसको सामान्य या हल्की कब्ज हो रही हो। इसके बाद जो दूसरा रेचक आता है उसको कहते हैं मृदु रेचक, सिंपल परगेटिव जिसको कहते हैं। इसमें होता क्या है कि बिना ऐंठन के तेजी से यदि कब्ज हो रही, कोई कब्ज हो रही है तो बिना ऐंठन के उसका कब्ज को तोड़ती है, जिससे क्या होता है उसमें दस्त होता है। इसके लिए हम मैग्नीशियम सल्फेट और सोडियम सल्फेट या फिर अलसी का तेल, अरंडी का तेल, ये दवाइयां काम में लेते हैं। लेकिन जब कभी ज्यादा ही कब्ज हो जाती है तो उस टाइम हम तीव्र रेचक काम में लेते हैं। तीव्र रेचक में होता क्या है कि जब सामान्य रेचक या मृदु रेचक से कब्ज नहीं टूटती है, यानी कुछ ज्यादा ही कब्ज हो गई है, उठपटांग कुछ ज्यादा ही पशु ने खा लिया है, उस समय हल्के रेचक या मृदु रेचक काम नहीं करते। तो उसके लिए हम फिर क्या है, तीव्र रेचक काम में लेते हैं। तीव्र रेचक में तेजी से दस्त होते हैं, जिससे अंदर की जो सारी गंदगी है वो बाहर निकल के आ जाती है। और इसमें इतना डिहाइड्रेशन होता है, तो इतना जो दस्त है, इतना ज्यादा दस्त होता है कि पशु में डिहाइड्रेशन हो जाता है, यानी पशुओं में पानी की कमी हो जाती है। और इस प्रकार के रेचक को बनाने के लिए हम क्रोटन का तेल, बेरियम क्लोराइड आदि का हम उपयोग करते हैं। यानी कि जब नॉर्मली दवाइयाँ काम नहीं करती है तो हाई क्वालिटी की दवाइयाँ काम में लेते हैं तीव्र रेचक के लिए, जिसमें क्रोटन का तेल, जिसको जमाल घोटा के नाम से जानते हैं, या फिर बेरियम क्लोराइड काम में लेते हैं। इससे क्या होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में दस्त आते हैं, जिससे शरीर में पानी की कमी हो जाती है और पशुओं में डिहाइड्रेशन हो जाता है, शरीर में पानी की कमी हो जाती है। अगली जो दवाइयों की बात करेंगे इसको कहते हैं स्तंभक। अब जैसे नाम से पता चल रहा है, स्तंभक मतलब होता है स्तंभ, रोकना, जिसको हम एस्ट्रीजेंट के नाम से भी जानते हैं। यानी कि जब कभी घाव हो जाता है या कोई कट लग जाता है, उसमें क्या है, खून नहीं रुक पाता है। अब ये खून रोकने, इंटरनली ब्लीडिंग भी हो सकती है या आउटर ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो जब खून नहीं रुकता है तो खून को रोकने के लिए, खून के स्राव को रोकने के लिए हम स्तंभक प्रकार की औषधियों को काम में लेते हैं। यानी कि खून को रोकने के लिए कुल मिलाकर के ये दवाइयां काम में लेते हैं, चाहे वो इंटरनल ब्लीडिंग हो चाहे वो आउटर ब्लीडिंग हो। आउटर ब्लीडिंग मतलब घाव वगैरह हो गया तो ये बाहर है, और यदि आंतरिक ब्लीडिंग यानी शरीर के अंदर ही यदि खून का रिसाव हो रहा है, जैसे नाक से कई बार खून आ जाता है, तो ये क्या इंटरनल ब्लीडिंग है। और यदि कोई पशु के घाव वगैरह हो जाता है तो उसमें जो ब्लीडिंग आ रही है वो आउटर ब्लीडिंग है। तो इनके लिए हम खून को रोकने के लिए और स्तंभक का काम लेते हैं। तो आंतरिक रक्तस्राव हो या बाहरी रक्तस्राव हो, उसके लिए ये दवाइयां काम में लेते हैं। इसके लिए हम यदि कोई बाहरी रक्तस्राव नहीं रुक पा रहा है तो उनके लिए हम टिंचर आयोडीन या फिर फिटकरी, या तो टिंचर आयोडीन का काम में लेंगे या फिर फिटकरी, जो जनरली पानी का शुद्धिकरण के लिए भी काम में ली जाती है। इनको हम बाह्य स्तंभक के रूप में भी काम में लेते हैं। इसके अलावा आंतरिक स्तंभक के रूप में हम कत्था, खड़िया
और अफीम, ये क्या आंतरिक स्तंभक है जो कि इंटरनल ब्लीडिंग को रोकने का काम करते हैं। ये करते क्या है, ये शरीर के अंदर जो भी रक्त वाहिनियां हैं इनका संकुचन करते हैं और संकुचन करने से रक्त का स्राव रुक जाता है, वो इंटरनल ब्लीडिंग को रोक देती है। ठीक है, कौन सी दवाइयां इंटरनल ब्लीडिंग के लिए, कत्था हुआ, खड़िया हुई या कि अफीम हुई, ये दवाइयां यहां पे काम में लेते हैं। अब बात करते हैं अगली दवाइयां, कफोत्सर्जक। कफोत्सर्जक यानी कि एक्सपेक्टोरेंट, ये दवाइयां जो फेफड़े हैं या श्वास नली है या फिर नाक है, इसमें जमा श्लेष्मा को बाहर निकालने का काम करती है। कई बार क्या सर्दियों में नाक बंद हो जाती है, तो नाक बंद हो जाती है, उस नाक में जो श्लेष्मा है, जो गंदा पदार्थ है, उसको बाहर निकालने के लिए कफोत्सर्जक दवाइयों को काम में लेते हैं। एक्चुअल में ये करता क्या है कि जो उसमें गंदगी जमी पड़ी है नाक में, जिसको हम श्लेष्मा कहते हैं, तो उसको पतला करने का इसका काम है, जिससे कि क्या है वो आसानी से बाहर निकल जाता है। इसके लिए हम जनरली अमोनिया काम में लेते हैं या वाष्पशील तेल काम में लेते हैं, और उसको हम क्या करते हैं नाक में डालते हैं, जिससे कि क्या है वो नाक या नासा द्वार पूर्ण रूप से खुल जाते हैं। अगली दवाई जो है ये कफ रोधी है। इससे पहले जो दवाई हमने पढ़ी थी ये कफोत्सर्जक दवाई पढ़ी थी, अब ये कफ रोधी है, यानी कफ को रोकने का काम कर रही है, या फिर प्रति कफोत्सर्जक, एंटी एक्सपेक्टोरेंट दवाइयां भी इसको कहते हैं। ये दवाइयां करती क्या हैं, जो श्वास नलिका है या नासागुआ है, यानी कि जो नाक है इसके अंदर जो श्लेष्मा है, इसको बहने से रोकना और इसका श्रवण से रोकना। यदि किसी के पशु की नाक बह रही है तो कुल मिलाकर के उसको रोकना ही इस दवाई का काम है। उसमें तो क्या था कि नाक बंद है, उसको खोलने का काम कर रही है। कफोत्सर्जक का काम क्या है कि जो नाक बंद है उसको खोलने का काम कर रही है, और ये दवाइयां क्या है, नाक खुली हुई है पहले से ही, उससे द्रव निकल रहा है, उसको रोकने का काम ये कर रही है। इसके लिए हम अफीम या बेलेडोना ये दवाइयां काम में लेते हैं जनरली। अगली दवाई एंटीपायरेटिक यानी कि ज्वर रोधी, नाम से ही पता चल रहा है ज्वर रोधी, ज्वर मतलब बुखार, बुखार को रोकने का काम कर रही है। एंटीपायरेटिक, पायरे मतलब होता है तापमान, यानी तापमान के विरोधी कोई भी दवाई है, यानी कि कुल मिलाकर के तापमान को कम करने वाली दवाइयां हैं, उनको ज्वर रोधी दवाइयां कहते हैं। नाम से पता चल रहा है, तो ये दवाइयां क्या करती हैं, ये दवाइयां तापमान को कम करती हैं। इसके लिए जनरली हम कुनेन, पैरासीटामोल, एक्टिन, सोलिलिक एसिड। अगली जो दवाई है एंटीडोट्स, एंटीडोट्स या फिर विषहरण, नाम से ही पता चल रहा है विष का हरण करने वाली ऐसी दवाइयां जो विष के प्रभाव को कम कर रही हैं, ऐसी दवाइयों को एंटीडोट्स दवाइयां कहते हैं। यानी कि जो साइनाइड है इसके जहर को कम करना ही इसका प्रमुख टारगेट होता है। जैसे कि जनरली हम साइनाइड के जहर है इसको कम करने के लिए लोहे लवण का उपयोग करते हैं। इसके लिए प्रमुख रूप से जो दवाइयां दी जाती है ये पोटेशियम परमैंगनेट, एक्टिवेटेड चारकोल, एडिनोसिया या फिर एट्रोपाइन, कैल्शियम क्लोराइड, ये जनरली दवाइयां हैं जो कि हम विष को कम करने के लिए काम में लेते हैं। अगली जो दवाई है एंथेसिया, जिसको हम निश्चेतक दवाइयों के नाम से भी जानते हैं, यानी कि कई बार क्या होता है जानवरों को बेहोश करने की जरूरी होती है, तो उसके लिए हम एंथेसिया दवाइयों को काम में लेते हैं। यानी कि बेहोश करने के लिए जो दवाइयां काम में ली जाती है उसको निश्चेतक दवाइयों के नाम से भी जानते हैं। इसके लिए हम जनरली क्लोरोफॉर्म, ईथर, नाइट्रस ऑक्साइड इन दवाइयों को काम में लेते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान में रखनी चाहिए कि इन दवाइयों को यदि हम अधिक मात्रा में ले लेते हैं तो उससे क्या है पशु की मृत्यु भी हो सकती है। एक लिमिटेड सीमा तक इन दवाइयों को प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि जैसे कि क्लोरोफॉर्म है तो इससे क्या होता है एक जहरीला पदार्थ फॉस्जीन पड़ता है, जो फॉस्जीन बढ़ने से क्या होता है कई बार पशु की मौत भी हो जाती है। तो इनका प्रयोग हमें चिकित्सा की सहायता से ही करना चाहिए।
कि डॉक्टर जिस हिसाब से बताए उसी हिसाब से ही इन दवाइयों का प्रयोग करना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि जब चिकित्सक हो उसी के निर्देशन में ही इन दवाइयों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि इसकी थोड़ी सी भी अधिक मात्रा पशुओं के लिए घातक साबित हो सकती है। इसके अलावा अगली दवाइयों के बारे में हम बात करेंगे, उनको कहते हैं एंटीजाइमेटिक्स दवाइयाँ। यानी कि ये जो दवाइयाँ हैं जनरली जुगालू करने वाले पशुओं के में दी जाती है। कई बार क्या होता है कि जो पशु के पेट होता है, जिसको हम रोमन के नाम से जानते हैं, उसमें किण्वन प्रक्रिया होती है और किण्वन के फलस्वरूप पेट में कई बार गैस बढ़ जाती है, जिससे कि पेट में दर्द की संभावना होती है या फिर पेट में आफरा हो जाता है। तो इसके लिए रोकने के लिए हम एंटीजाइमेटिक्स दवाइयाँ काम में लेते हैं। इनके लिए जनरली हम बोरिक अम्ल, फॉर्मेलिन या फिर तारपिन का तेल काम में लेते हैं। जनरली जो तारपिन का तेल है इसको चीड़ के वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। ये रंगहीन द्रव्य है, लेकिन इसका स्वाद जो है हल्का तीखा या कड़वा होता है और जनरली आफरे के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आगे बात करते हैं गैसर या बादसरी दवाइयों के बारे में। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, गैसर गैस का हरण करने वाली, यानी कि पेट में यदि कोई आफरा वगैरह होता है तो उसके लिए इन दवाइयों का प्रयोग किया जाता है। जैसे अभी मैंने बात की थी तो वही काम ये करती है, लेकिन इसमें हम देसी जुगाड़ देखने वाले हैं कि ये दवाइयाँ जो आमाशय में गैस बढ़ती है इसको हटाने का काम करती है। उसमें तो रूमेन में वैसे तो दोनों पेट में ही गैस बढ़ती है और उसके लिए हम जनरली जो देसी दवाइयाँ काम में लेते हैं, जो नॉर्मली जब हाई क्वालिटी की गैस हो जाती है कि भाई नॉर्मली दवाइयों से नहीं ये गैस निकल रही, तब हम हाई लेवल की दवाइयाँ काम में लेते हैं, यानी एंटीजाइमेटिक्स दवाइयों को काम में लेते हैं। लेकिन यदि नॉर्मल सी गैस है तो उसके लिए हम गैसर या बादसरी दवाइयों को काम में लेते हैं। ये दवाइयाँ अम्ल के श्रवण को कम करती है। इसके लिए जनरली जो घरों में यूज होने वाले रसोई घरों में यूज होते हैं, जैसे कि सौंफ, हींग, मेथी, जीरा, इलायची, काली मिर्च, अदरक, अजवाइन आदि, इन्हीं दवाइयों को हम काम में लेते हैं। अगली जो दवाई है वो है पीड़ाहारी। पीड़ाहारी नाम से पता चल रहा है पीड़ा को हरने वाली, यानी कि ऐसी दवाइयाँ जो तंत्रिका तंत्र को शांत करके दर्द को कम करती है। यानी कई बार क्या होता है कि पशु को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, उनको दर्द रहता है। कुल मिलाकर के ये दवाइयाँ दर्द को कम करने का काम करती हैं। ये क्या करती हैं, तंत्रिका तंत्र को शून्य कर देती हैं। इन्हें हम शूल शामक औषधियाँ भी कहते हैं। इसके लिए जनरली हम एस्प्रिन, लिनीमेंट, कपूर या अमोनिया का प्रयोग करते हैं। अगली जो दवाई है निद्राकारी औषधियाँ, निद्राकारी या संवेदक मंदक औषधियाँ। निद्राकारी से आपको एक बात तो पता चल रही है कि ऐसी दवाइयों का प्रयोग करने से पशुओं को नींद आती है। तो इसमें होता क्या है, तंत्रिका तंत्र शिथिल हो जाता है और पशुओं को क्या गहरी नींद आने लग जाती है। इसके अलावा रक्त पर जो परिसंचरण तंत्र है और श्वसन तंत्र है ये भी हल्का सा उदासीन हो जाता है। इसके लिए हम जनरली क्रोलर हाइड्रेट, भांग, ईथर या N2A यानी नाइट्रस ऑक्साइड का भी काम में लेते हैं। अगली जो दवाई है उसमें इन दोनों के ही गुण पाए जाते हैं, यानी दर्द को भी वो कम कर रही है, यानी शूल शामक का भी वो काम कर रही है और साथ ही साथ तंत्रिका तंत्र को शिथिल करने का काम भी कर रही है। ऐसी दवाइयों को हम कहते हैं संदमक। संदमक वे दवाइयाँ होती है जो कि शूल शामक और निद्राकारी दोनों ही गुण पाए जाते हैं। शूल शामक यानी कि ऐसी दवाइयाँ जो तंत्रिका तंत्र को शिथिल कर रही है, ठीक है, और दूसरी उनसे क्या है, नींद भी आ रही है, दर्द को भी शांत कर रही है और नींद भी आ रही है। ऐसे दोनों गुण यदि उसमें शामिल हो तो ऐसी दवाइयों को हम कहते हैं संदमक औषधियाँ। ये शरीर में उत्तेजना को शांत करती हैं और इसके अलावा तंत्रिका तंत्र को बहुत ज़्यादा शिथिल ये कर देती हैं, जिससे कि क्या है, दर्द का अनुभव नहीं हो। दर्द का अनुभव क्या होता है, जब किसी शरीर के किसी भाग में दर्द हो रहा है वो जाएगी माइंड में, तो माइंड में वो क्या है, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा।
तो हम क्या करते हैं, ऐसे संदमक दवाइयों को दे करके उनकी जो तंत्रिका कोशिका है उनको शिथिल कर देंगे। शिथिल करने से होगा क्या कि वो संकेत प्रॉपरली माइंड तक नहीं जाएंगे और पशुओं को दर्द का एहसास भी नहीं होगा, उनसे क्या हल्की नींद भी आने लग जाती है। इसके लिए हम जाइलिन, डाइजीपाम और डिपोमिडिन दवाइयों को काम में लेते हैं। अगली जो औषधि है क्रेमियर। क्रेमिंग मतलब जो पेट में कई बार जानवरों को कीड़े पड़ जाते हैं, तो कीड़ों को हरने का काम ये करती है, यानी कि जो परजीवी हैं उनको नष्ट करने का ये काम करती हैं। क्रेमिहर औषधियां इनको कहते हैं। जनरली ये परजीवियों को सिर्फ नष्ट करती हैं, इसके कारण से इनको क्रेमिहर औषधियां कहते हैं। और इसके लिए हम कॉपर सल्फेट, निकोटिन सल्फेट, फेरस सल्फेट, फिनोबिस या फिर तारपिन का तेल, ये दवाइयाँ काम में लेते हैं। देखिए कई दवाइयाँ ये हैं जो एक या अधिक बीमारियों के लिए हम काम में ले रहे हैं। जैसे तारपिन का तेल हमने पहले भी रेचक औषधियों के लिए भी काम में लिया था। तो कई दवाइयाँ ऐसी हैं जो एक से अधिक रोगों के लिए भी हम काम में ले सकते हैं। अगली जो दवाइयाँ हैं उनको कहते हैं बमनकारी। बमनकारी मतलब ऐसी दवाइयाँ जो कि उल्टियाँ करवाती है। कई बार क्या होता है कि पशु उल्टा सुल्टा खाना खा लेता है या उल्टा चारा दे दिया जाता है, तो उसमें क्या वो प्रॉपरली पच नहीं पाता है, तो ऐसे पशुओं को फिर क्या उल्टियाँ कराई जाती है, जिससे कि पेट में जो भोजन है वो बाहर निकल जाए। इसके लिए जनरली हम नीला थोथा, नमक, कॉपर सल्फेट या जिंक सल्फेट या फिर फिटकरी को हम काम में लेते हैं। फिटकरी मैंने बता दी, जो कि हम पानी की अशुद्धियां दूर करने के लिए काम में लेते हैं, और इसको हम जीवाणु रोधक या स्तंभक के रूप में भी काम में ले सकते हैं। अगली जो दवाइयां हैं उत्तेजक दवाइयां। ऐसी दवाइयां जो पशुओं के शरीर में उत्तेजना का अनुभव कराते हैं उनको हम उत्तेजक दवाइयां कहते हैं, जैसे कि कैफीन, अल्कोहल, कपूर आदि। ये दवाइयाँ उत्तेजक का काम करती है। नेक्स्ट लास्ट एंड फाइनल जो दवाई है वो है दाहक। दाहक मतलब क्या होता है कि ऐसी औषधियाँ जो ऊतकों को जला करके नष्ट कर देती हैं, यानी कि शरीर में जो ऊतक होते हैं उनको नष्ट करने वाली औषधियों को हम दाहक औषधियाँ कहते हैं, जैसे कि कॉपर सल्फेट, लाल दवा और जिंक सल्फेट। तो दोस्तों ये थी प्रमुख इंपोर्टेंट दवाइयाँ जो कि जानवरों के रोगों का निदान करने के लिए हम जनरली प्रयुक्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये जो दवाइयों के नाम मैंने बताए हैं और कौन सी दवाइयाँ किस कारण से दी जाती है, क्या उनका उपयोग है, ये पूरा सारा कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं।